सीरीज में आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस जो है ये शुरू हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के। और अगर आप नए दर्शक हैं तो इस सीरीज का जो पहला एपिसोड है द बैक स्टोरी, वहां से आप शुरू करें और स्टेप बाय स्टेप सारे एपिसोड जो है उनको समझें और इम्प्लीमेंट करें। तो इससे आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के। अदरवाइज अगर आप यहां से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कमिटेड हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो द फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे। तो आज जो आप समझने वाले हैं अपने बिजनेस के बारे में, जो बिजनेस आप करने वाले हैं या जो बिजनेस आप कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे एज ए स्मॉल बिजनेस शुरू करेंगे। जनरली ऐसा ही होता है कि कोई भी बिजनेस स्मॉल बिजनेस के तौर पर शुरू किया जाता है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है इसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म किया जाता है बिग बिजनेस में। इवन अगर आप पहला बिजनेस सक्सेसफुल कर चुके हैं, इसका दूसरा बिजनेस शुरू करेंगे, अगेन यही स्टेप होगा कि आप एक स्मॉल बिजनेस शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे बिग बिजनेस में। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अचानक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो आपने शुरू कर दिया। छोटे से शुरू होगा और बड़े में आके खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। तो 3 चीजें जो कि आपको याद रखनी है अपने बिजनेस में। तो पहला स्मॉल बिजनेस हो गया, आपको स्मॉल बिजनेस के तौर पर शुरू करना है। दूसरी चीज, बिजनेस जो है ये सेलेबल होना चाहिए। अब बिजनेस सेलेबल होना चाहिए मतलब बिजनेस के एसेट सेलेबल नहीं होने चाहिए, पूरा का पूरा बिजनेस सेलेबल होना चाहिए। अदरवाइज आप सोचिए कि कोई ऐसा आपके पास प्रोडक्ट है या कोई ऐसा गुड्स है जो कि मार्केट में बिकेगा ही नहीं, तो उसकी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। तो आपका बिजनेस जो है वो चल तो रहा बहुत अच्छा लेकिन ये बिक नहीं सकता है, तो फिर आप बहुत गलत दिशा में एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये रूल ऑफ थंब है, ऐसी बात नहीं कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, ये रूल ऑफ थंब है कि सेलेबल होना चाहिए। आप नहीं बेचेंगे फ्यूचर में, हो सकता है, या हो सकता है कि आप बेच भी सकते हैं अपना बिजनेस। तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप बिजनेस बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। बिजनेस जो ये सेलेबल होना चाहिए, ये थंब रूल है। तीसरी चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है, स्केलेबल इंफ्रा, इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इफेक्टिव लीडरशिप। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्यों स्केलेबल इंफ्रा? मतलब 2 कस्टमर आए, 20 आए, 200 आए या 2000 आए, आप उनको सर्व कर सके, ये क्षमता आपके बिजनेस में होनी चाहिए। और कस्टमर को जब भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेना हो, वो जो है अपना कार्ड नंबर जो है, कार्ड डिजिट जो है वो एंटर करे और कार्ड डिटेल एंटर करके आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले लें। ऐसा होना चाहिए इंफ्रा। इसके बाद जो है इफेक्टिव मार्केटिंग। तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस में आप नहीं है, आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने के बिजनेस में है। तो मार्केटिंग फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस इज द रियल बिजनेस। तो इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके बाद इफेक्टिव लीडरशिप। एक कहावत है लीडरशिप में कि भेड़ों का दल जो है उसे शेर नेतृत्व कर रहा है और दूसरा दल है जो कि शेरों का दल है लेकिन उसे कोई भेड़ जो है वो नेतृत्व प्रदान कर रहा है और दोनों में लड़ाई होगी। तो जीतेगा कौन? वो दल जो कि भेड़ों का लेकिन उसका नेतृत्व शेर कर रहा है, वो जीतेगा। तो ये इंपॉर्टेंस होती है लीडरशिप की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आ जाते हैं हम बिजनेस टाइप में। अब आपको समझना है कि बिजनेस टाइप, तो जैसा जैसा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, हो सकता है कि एग्जैक्टली वैसा आपका बिजनेस नहीं हो लेकिन सिमिलर हो, कुछ 19-20 हो और उसी तरह का हो, उसी टाइप का हो। तो 5 तरह के बिजनेसेस में बताने वाला हूं, तो आप ये तय करेंगे कि आपका बिजनेस जो है इन 5 में से किस तरह का है। तो थोड़ा सा 19-20 होगा, डिट्टू जैसा मैं बता रहा हूं वैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ सिमिलर होगा। तो सबसे पहला बिजनेस टाइप जो होता है रिटेल। अब रिटेल क्या होता है? ये लोग डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं और इनका मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ डील करते हैं।
और ओकेजनली जो है ये कुछ रिपेयरिंग या कोई और सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं ओकेजनली, वो भी सारे के सारे नहीं, सारे के सारे रिटेलर जो वो बाकी चीजें प्रोवाइड नहीं कराते, कुछ ही रिटेलर्स हैं जो कि प्रोवाइड कराते हैं। और इनका क्या होता है कि किसी होलसेलर से प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं और कस्टमर जो उसको डायरेक्ट सर्व करते हैं। तो ये हो गई रिटेलर। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे बिग बाजार है, वॉलमार्ट है, आपके पड़ोस में जो जनरल स्टोर है, जो ड्रेस स्टोर है या जो कपड़ों का ये दुकान है, वो ये दोनों ही रिटेल में है। तो अब बिग बाजार जो है वो भी रिटेल है, वी मार्ट भी रिटेल है, और आपके पड़ोस में जो जनरल स्टोर है वो भी रिटेल है, और आपके पड़ोस में जो ड्रेस स्टोर है वो भी रिटेल है। तो इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। तो जो रिटेलर एज ए बिग बिजनेस ओनर काम कर रहा है उसका बिजनेस अलग तरह का होगा, और जो रिटेलर एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर काम कर रहा है उसका बहुत अलग बिजनेस होगा। तो सेगमेंट जो है ये बहुत ज्यादा असर डालता है। तो ये था रिटेलर। अब बात करते हैं होलसेलर। होलसेलर क्या होता है, ये या तो मैन्युफैक्चरर जो है उससे प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदते हैं, या फिर जो एजेंट्स रहते हैं या जो ब्रोकर्स रहते हैं उनसे खरीदते हैं। और ये जो है बहुत सारा इन्वेंट्री जो है वो मैनेज करते हैं, और ये जो है खरीदते हैं, बहुत बड़े वॉल्यूम में खरीदते हैं। मार्जिन इनका बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, और ये जो है छोटे छोटे लॉट्स में रिटेलर्स को अपना जो भी मर्चेंडाइज है, जो भी गुड्स है वो बेच देते हैं बहुत कम मार्जिन पे। तो इनको जो है ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इनको डायरेक्ट रिटेलर से डील करनी होती है। तो पब्लिक से कोई खास कांटेक्ट इनका होता नहीं है, पब्लिक ज्यादा इनको जानती नहीं है। तो अब जो है होलसेलर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारी सिटी में जो है होलसेलर जो है उनका एक अपना मार्केट है। तो ये लोग जो है स्मॉल बिजनेस ओनर है लेकिन होलसेलर है। और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है, वो भी होलसेलर है लेकिन वो बिग बिजनेस ओनर है। तो हमेशा याद रखना कि सेगमेंट बहुत बड़ा असर डालता है। आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या बिग बिजनेस ओनर हैं, बहुत बड़ा इससे असर पड़ता है आपके ऊपर। तो ये थे होलसेलर्स। इसके बाद बात करते हैं सर्विसेज की। तो सर्विसेज बिजनेस क्या होता है कि कोई इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी, या कोई सॉफ्टवेयर हुआ वो प्रोवाइड कर दिया, या कोई स्किल है वो प्रोवाइड आपको कर दी, या फिर कोई एडवाइस जो है वो आपको दे दी। तो ये होता है सर्विस बिजनेस। तो ऑकेजनली सर्विस वाले बिजनेस जो है कभी कभी कोई रिटेल प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करा देता है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देता है, लेकिन फिर भी ये है सर्विस बिजनेस ही। तो मैंने जब बिजनेस प्लान नहीं बनाया था, जब बिजनेस के प्लान के बारे में नहीं पता था, तब की बात मैं बता रहा हूं। मुझे पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली एक्सेल लोन्स जो है ये बिजनेस टाइप कौन सा होगा इसका। कभी मुझे लगता था रिटेलर होगा, कभी मुझे लगता था होलसेलर होगा, कभी मुझे लगता था कि सर्विसेज में है। तो बहुत कंफ्यूजन था मुझ में, लेकिन जब मुझे समझ में आ गया कि ये सर्विसेज में आता है एक्सेल लोन्स, तो चीजें बहुत आसान हो गई मेरे लिए। तो आपके लिए भी जब बिजनेस टाइप आप तय कर लें, आपके लिए बहुत आसान होगी। तो सर्विसेज जो है ये आप समझ गए हैं। तो इसमें भी सेगमेंट जो है ये मायने रखता है, आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या बिग बिजनेस ओनर हैं। तो मेरा बिजनेस जो है स्मॉल है, लेकिन प्रिंसिपल बिग बिजनेस के हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हर महीने। तो हमेशा याद रखें आपको स्मॉल बिजनेस करना है, लेकिन प्रिंसिपल बिग बिजनेस होने चाहिए।
तो एक्सेल लोन्स क्या है कि आपको जो है कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी या आपको जो है एडवाइस प्रोवाइड करा दी कि आप जो है लोन लीजिए, इस ऑर्गेनाइजेशन से लीजिए। तो ये क्या एडवाइस है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, और मुझे क्या है कमीशन आ रहा है उसके बदले में। इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिजनेस प्लान जो है वो कैसे बनाना है, करेंट अकाउंट जो है वो कैसे खोलना है, बिजनेस में प्रॉफिट कैसे लाना है। तो ये सब क्या एडवाइस हुआ, तो ये सर्विस है। तो आई एम इनटू द सर्विस बिजनेस, लेकिन प्रिंसिपल सारे बिग बिजनेसेस के हैं। इसमें इसके लेवल इंफ्रा है, इफेक्टिव मार्केटिंग है, इफेक्टिव लीडरशिप है। तो इस बिजनेस को बड़ा करने में मुझे आसानी होगी, और वो लोग जो नहीं भी जुड़ रहे हैं उनको भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि उनको मदद मिले। इसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो भी फर्स्ट टाइम बिजनेस में आते हैं वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, किसी और को क्यों कमाने में, तो हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है जो कि नहीं करनी चाहिए। इवन मैं जब बिजनेस में नया नया आया था तो मैं मैन्युफैक्चरिंग बैठाने की सोच रहा था, और काफ़ी तैयारी भी उसकी हो गई थी, बट वो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। तो फेल हो गया तो अच्छा हुआ, क्यों? क्योंकि मैं फंस जाता फिर। तो कोई भी आदमी जब बिजनेस में शुरू आता है तो अक्सर ऐसा होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है। एट लीस्ट जब आप पहला बिजनेस शुरू कर रहे हैं या आपका कोई सक्सेसफुल बिजनेस अभी हुआ नहीं है, अभी आपने बिजनेस शुरू कर लिया लेकिन सक्सेसफुल हुआ नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत इफर्ट लगता है। उस बिजनेस को शुरुआत में एटलीस्ट नहीं करना चाहिए आपको, ये मेरी भी एडवाइस है। तो मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है कि या तो रॉ मटेरियल जो उसको प्रोसेस करके कोई ऐसा मर्चेंडाइज या ऐसा गुड्स बनाया जाता है जो कि लोग इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरर जो है या तो ऑर्डर ले लेते हैं पहले, फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, इसके बाद उसे कंसिस्टेंटली सेल जनरेट करते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इसमें कि आप वो प्रोडक्ट चुनें या वो प्रोडक्ट्स चुनें, वो प्रोडक्ट लाइन चुनें जिससे कि कंसिस्टेंटली मार्केट में आप सेल जनरेट कर सकें और आपका बिजनेस जो है ये चलता रहे। अदरवाइज जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको। तो अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सेगमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपके बिजनेस पर, कि आप स्मॉल बिजनेस ओनर है या बिग बिजनेस ओनर है। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि मैं किताबें लिखता हूँ लेकिन मैन्युफैक्चर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे कई साल लग जाएंगे ये समझने में कि कैसे मुझे कम से कम प्राइस में मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो मार्जिन जो है ये मेरे बच रहे हैं और मेहनत मेरी बच रही है। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत टफ है, ऊपर से बहुत वक्त लगेगा आपको सीखने में, समझने में। इसीलिए मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग में ना उतरें, एटलीस्ट शुरुआत के सालों में। तो फॉक्सकॉन ये एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरर का जो कि आईफोन्स बनाती है। तो ये मैन्युफैक्चरर है लेकिन बिग बिजनेस ओनर है। दूसरा मैन्युफैक्चरर वो भी है जो कि हमारे यहाँ लोकल मार्केट में बैठा हुआ है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे ई रिक्शा जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग देवघर के बगल में होती है, हमारे शहर के बगल में होती है, लेकिन वो ई रिक्शा बनाते हैं बहुत छोटे स्तर पे। लेकिन फॉक्सकॉन जो है वो फोन्स बनाते हैं बहुत लार्ज स्केल पर। तो ये एक स्मॉल बिजनेस ओनर है और ये एक बिग बिजनेस ओनर है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है यही है। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की। पांचवा जो हम बता रहे हैं ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर लेते हैं, इसके बाद आपको पहले से पता होता है कि इसका जो है कॉस्टिंग मार्केट में मुझे कितना मिलेगा, मतलब मार्केट में ये कितने प्राइस में बिक जाएगी, ये आपको पहले से पता होता है कि आपने जो है
प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, मार्केट प्राइस आपको पता है, आपने मार्केट में बेच लिया वन टाइम में, बस हो गया आपका बिजनेस। तो जनरली जैसे रियल इस्टेट में होता है कि रियल इस्टेट में क्या होता है, डेवलपर्स जो है वो कोई बिल्डिंग बनाते हैं, इसका कस्टमर्स को बेच देते हैं, या फिर कोई आपने बनाया कोई प्रोजेक्ट और किसी बिजनेस को जो है सेल कर दिया। तो ये होता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो ये 5 टाइप के बिजनेस मैंने आपको बताया। तो आपको ये तय कर लेना है कि आपका बिजनेस टाइप जो है वो क्या है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। और हमेशा याद रखें, सेगमेंट से बहुत बड़ा असर होता है। आपको बिग बिजनेस ओनर वाले सेगमेंट में जो भी प्रिंसिपल होते हैं उसको लगाना है। बिजनेस भले ही आपका स्मॉल है, तो शुरू करेंगे आप स्मॉल बिजनेस ओनर्स के तौर पर और प्रिंसिपल सारे बिग बिजनेस के लगाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप जो है आपको एक स्मॉल बिजनेस को बिग बिजनेस में कन्वर्ट करना है। यही आइडियल और प्रूवन प्रोसेस है बिजनेस का। अदरवाइज कोई अगर आपको ये बताए कि फट से इतना बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस आपने कर लिया, कोई भी आपको ये कहे कि फटाक से एकदम बड़ा सा बिजनेस कर लो, तो समझ जाइए कि ये आपको भगा रहा है। आइडियली प्रोसेस ये होता है कि स्मॉल बिजनेस के तौर पर आप शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है इसे आप बिग बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। और जो लोग आपको कपोल कल्पित बातें बताते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उनकी बातों में आप नहीं लगे। तो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। आप ये समझ गए कि आपका बिजनेस कौन सा बिजनेस टाइप में आता है। अब कौन सी प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व करने वाले हैं। तो सक्सेसफुल बिजनेस जो है उनमें एक चीज बहुत कॉमन है, चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस हो, वो एक चीज क्या है कि सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो कोई बर्निंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपकी जो कस्टमर्स हैं, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, उनकी कौन सी ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व करने वाले हैं। सेम बात मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, आपको अपने कस्टमर का जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, तभी आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अदरवाइज कोई छोटी समस्या है जिसे आप हल करना चाहते हैं तो कस्टमर आपको पे नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे शर्ट पहनना पसंद नहीं है, मैं नहीं पहनता हूं। शायद ही कभी ऐसा होता है कि मैं शर्ट पहनूंगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मैं या मेरे घर के लोग पे करेंगे? तो जवाब है नहीं, कोई पे नहीं करेगा इसके लिए आपको। लेकिन अगर कोई बर्निंग प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको पे करेंगे लोग, तो हाँ, बहुत खुशी खुशी पे कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बस अब शायद डिवोर्स होना तय है। तो लड़का लड़की दोनों दुखी हैं। क्यों? कोई नहीं चाहता कि हमारा घर टूटे। और उस समय विशेष में अगर कोई ऐसा इंसान हो जो कि इनका डाइवोर्स बचा सके, इनका रिश्ता बचा सके, इनका रिश्ता बेहतर बना सके, तो क्या ये दोनों उसके पे करने को तैयार हो जाएंगे? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। कोई भी आदमी अपना घर बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बेच भी सकता है। ज्यादा आप चार्ज करेंगे, वो अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच करके आपको पे करे, लेकिन आपको पे करेगा हर हाल में। क्योंकि ये बर्निंग प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व इनको करना ही करना है। इसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसे टाइम में ये आपको पे कर देंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे या अनफेयर चार्जिंग आप लेंगे कस्टमर से। मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि बर्निंग प्रॉब्लम उसको आपको पकड़ना है। खुद मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने 3 लीड मैग्नेट लॉन्च किए, एक भी काम नहीं आया। चौथा लॉन्च किया, वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा।
फिर 5वां प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया, वो फेल हो गया। इसके बाद मुझे समझ में आया कि यार बर्निंग प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम, बर्निंग प्रॉब्लम। तो आपको आपके कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम जो उसको समझना, उसको सॉल्व करना है, तब जाके आपका बिजनेस जो ये सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज कोई छोटी सी समस्या हल करने के लिए कोई आपको पे नहीं करेगा। मुझे शर्ट पहनना पसंद नहीं है, मैं नहीं पहनता हूँ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना मैं आपको पे करूंगा, ना मेरे घर के लोग पे करेंगे। लेकिन वो इंसान जिसका मैरिड लाइफ बस खत्म ही होने वाला है, डिस्ट्रॉय ही होने वाला है, वो अपनी लाइफ जो है, अपनी मैरिड लाइफ बचाने के लिए आपको पे कर देगा। तो इस चीज को आपको समझना है कि बर्निंग प्रॉब्लम, और एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिग बिजनेस ओनर, हमेशा प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखिए। प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर अपॉर्चुनिटी। जैसे ही आप कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि आप खुद पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गए। फिर कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर उसे सॉल्व करेंगे और ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। और जनरली होता क्या है कि कोई भी इंसान जो अपनी जिंदगी में जो समस्या का सामना करता है ना, आगे चल के उसी को सॉल्व करता है। तो अब जो आप अपना पास्ट याद कीजिए कि पास्ट में आपको क्या क्या बर्निंग प्रॉब्लम्स हुई थी और उनको आपने कैसे सॉल्व किया था। तो जैसे ही उस बर्निंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हैं अपने लिए, तो अब क्या है कि आप किसी और के लिए भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आज से 3 या 4 साल पहले की बात होगी, बहुत मोटा था। तो मैंने जिम जाना शुरू किया और 1 महीने से भी कम समय में वापस बॉडी जो है उसको शेप रिटेन कर लिया। इसके बाद फिर 2 साल या 3 साल, लगभग 3 साल आप मान लीजिए कि 3 साल मैं जिम गया, मैंने बहुत अच्छी बॉडी बना ली। तो अब क्या है कि किसी और का मोटापा अगर खत्म करना है ना, तो मैं करा सकता हूं। किसी और का शरीर जो है वो बहुत अच्छा अगर बनवाना हो, बहुत अच्छी बॉडी बनवानी हो, मैं बनवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत मोटा था, इतना मोटा था कि लोगों को लगता था कि अब शायद कभी भी मैं दुबला नहीं होऊंगा। लेकिन 1 महीने से कम समय में मैं दुबला हो गया। 3 साल लगभग मैंने लगाया, बहुत अच्छी बॉडी बना ली। तो अब जो है किसी और का मोटापा अगर खत्म करना हो, मैं करा सकता हूँ। क्यों? उस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है, उसको मैंने सॉल्व किया है। इन द सेम वे बिजनेस, मुझे पता है कि मैंने कैसे शुरू किया है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन मैंने बिजनेस शुरू कर लिया। अब बिजनेस शुरू किया तो बहुत अच्छा तो किया नहीं, क्योंकि कोई भी काम आप पहली बार करते हो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो अब मुझे रियलाइज हुआ कि जब मेरे दोस्तों को मैंने देखा कि ये लोग भी बिजनेस शुरू करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार इट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। मुझे जो है पीसीएस में बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में बिजनेस प्लान सीखने को मिला। और जब मुझे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बिजनेस प्लान सीखने को मिल गया, हाउ टू राइट अ बिजनेस प्लान से, उसे मैंने पढ़ा समझा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये पीस मैंने यहाँ से सीखा था, ये पीस वहां से सीखा था, ये पीस यहाँ से सीखा था, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था। तो जो कुछ भी मैंने अनऑर्गेनाइज्ड वे में सीखा था या जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था, उस बेसिस पर जो है मैं लोगों को बता सकता हूँ कि बिजनेस शुरू कैसे करना है। तो इट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए लोग मुझे पे कर देंगे, क्योंकि बिजनेस जब शुरू हो जाएगा उसके बाद हो सकता है कि वो बहुत अच्छा कमा जाए, बहुत अच्छा पैसा कमा जाए, या हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। लेकिन वो लोग जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव है, वो ये स्टेप नहीं लेंगे। वो लोग जो कि बदलाव से नहीं डरते हैं, वही ये स्टेप लेंगे। तो हमेशा प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखिए, प्रॉब्लम को कभी प्रॉब्लम सोचकर मत देखिए, क्योंकि जैसे ही ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे,
यू हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी। कोई भी बर्निंग प्रॉब्लम जो आपने लाइफ में सॉल्व किया उसे एक बार याद कीजिए, अच्छे से बैठ के सोचिए और याद कीजिए। कोई ना कोई बर्निंग प्रॉब्लम होगी जो कि आपने सॉल्व की होगी। तो उस बर्निंग प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। और अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया है तो ये पता कीजिए कि आपके कस्टमर की सबसे बर्निंग प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। और प्रॉब्लम मतलब कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, बर्निंग प्रॉब्लम। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आप पैसा नहीं भी कमा पाए, हो सकता है कि आदमी जो सॉल्व करने के लिए आपको पे भी नहीं करे। लेकिन बर्निंग प्रॉब्लम, उसके लिए आदमी आपको पे करेगा, बहुत खुशी खुशी पे करेगा, क्योंकि उस प्रॉब्लम का जो पेन है ना, वो पेन इतना ज़्यादा है कि इसको सॉल्व करने के लिए अगर ज़्यादा चार्ज आप कर देंगे ना तो भी आदमी खुशी खुशी दे देगा, यार बस इस प्रॉब्लम से मुझे छुट्टी दिला दो, जो चार्ज आपका होगा वो हम आपको दे देंगे। तो हमेशा याद रखना कि बर्निंग प्रॉब्लम इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। कभी भी प्रॉब्लम से डरिए मत। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर, आपको हमेशा प्रॉब्लम्स का सामना करना है डट के। क्यों? क्योंकि उसके बाद अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो अब आप जो है प्रॉब्लम जो है वो आप ढूंढ लेंगे और अब आप लिख लेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है जो उसको कि आप सॉल्व करने वाले हैं। और एक चीज है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, वो क्या? जो प्रॉब्लम आप आज सॉल्व कर रहे हैं कल वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे होंगे, कल कोई और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो वक्त के साथ साथ ये चीजें बदलती हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। आज कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, कल वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई और प्रॉब्लम जो है वो आप उस वक्त सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप जो है ईयर ऑन ईयर रिव्यू लीजिए कि कौन सी प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व कर रहे हैं अभी, और कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हैं फ्यूचर में। क्योंकि वक्त के साथ साथ हर चीज बदलती है, प्रॉब्लम भी बदल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, आज जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर कल वो नहीं कर रहे होंगे, कल कोई और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे आप। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अब प्रॉब्लम आपने पता कर लिया, ठीक है, इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे अपने कस्टमर के लिए? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आपने पता तो कर लिया कि ये बर्निंग प्रॉब्लम मेरे कस्टमर को है, या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, तब तो आपके पास सॉल्यूशन है। तो अब वो सॉल्यूशन आप अपने कस्टमर को कैसे देंगे, या कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम जो ये आप पता कर चुके हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या सॉल्यूशन आप अपने कस्टमर को देंगे? क्योंकि कोई चीज आपको आती है और कोई चीज आपको किसी और को देना है, सिखाना है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं क्योंकि एक ऑथर हूं, एक मार्केटर हूं, तो मुझे पता है कि मुझे जो है जो सॉल्यूशन मेरे पास है वो कस्टमर को कैसे देना है। लेकिन सेम चीज आपको अब समझना है कि आपके पास जो है कस्टमर का कोई बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आप उसे प्रोवाइड कैसे करेंगे। तो इसे हम कहते हैं बिजनेस डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज आपको समझनी है कि कस्टमर की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करने वाले हैं। इसे अब आप जो है अपनी भाषा में लिख लेंगे। फर्स्ट टाइम हो सकता है बहुत सही नहीं लिखें, दूसरी बार भी हो सकता है कि बहुत सही नहीं लिखें, तीसरी बार भी हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं लिख पाए, लेकिन पेपर पर लिख करके किसी चीज को समझना ज्यादा अच्छा है। तो आप जो है बिजनेस डिस्क्रिप्शन तब तक लिखें जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए, बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाए कि आप कैसे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पैसा लगाकर सीखने की कोशिश करेंगे तब तो बहुत सारा पैसा आपका जो है ऐसे ही खर्च हो जाएगा।
तो पेपर पर लिख करके चीज़ों को समझना ज़्यादा किफ़ायती है। इसीलिए आपको जो है बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखना है, तब तक लिखना है जब तक एक रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिल जाता है। और जो चीज़ पेपर पर लिख करके थोड़ा समय लगा करके आप सीख सकते हैं, उसके लिए आप पैसा क्यों लगाएंगे? जब एक रियलिस्टिक व्यू आपको मिल जाएगा अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन का, तब आप पैसा लगाएंगे, तो आपका पैसा जो है ये आपको रिटर्न देगा। अदरवाइज आप सीधा पैसा लगा देंगे तो वो पैसा जो आपका हो सकता है कि आपको रिटर्न ना मिले, उस पैसे से भी रिटर्न नहीं मिला और वो पैसा भी रिटर्न ना मिले। तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन जो है इसे लिखने में समय देना जो है ये ज़्यादा किफ़ायती है। तो आप जो है इसमें अच्छा खासा समय दीजिए, तब तक लिखिए जब तक कि रियलिस्टिक और एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन आप नहीं लिख लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं जनरल बिजनेस क्वेश्चंस की। तो ये जो है हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, और अगर आपको लगता है कि ये सवाल जो है ये आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट प्रॉब्लम डू यू सॉल्व फॉर योर कस्टमर्स? आप अपने ग्राहकों के लिए कौन सी समस्या जो कि हल करने वाले हैं? और समस्या प्रॉब्लम मतलब याद रखना है कि बर्निंग प्रॉब्लम, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, बर्निंग प्रॉब्लम। दूसरा सवाल है हु इज माई ड्रीम कस्टमर? होता क्या है, जनरली लोग जब बिजनेस में आते हैं तो वो सोचते हैं कि बस कोई सा भी कस्टमर हो, हमको क्या चाहिए, पैसा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, काफी वक्त लगेगा इस चीज को आपको सीखने में, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। आपको उसी कस्टमर के साथ काम करना है जिसके साथ आप बहुत खुशी खुशी काम कर सके, और जो कस्टमर आपके साथ खुशी खुशी काम करने को तैयार हो, उसी कस्टमर के साथ आपको काम करना है। तो आपका ड्रीम कस्टमर कौन होना चाहिए? जो आपको बहुत पसंद करता हो और जिसको आप बहुत पसंद करते हो, दोनों साथ में काम करें, मजा आ जाए, ऐसा कस्टमर ढूंढना है। इससे क्या होगा कि आपको आपके काम में बहुत मजा आएगा। और ऐसा कस्टमर जो कि आपको पसंद नहीं आता, या ऐसा कस्टमर जो आपको पसंद नहीं करता, उसके साथ आप डील ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पैसा हो सकता कम आ जाए, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, अच्छा नहीं लगता वो चीज। तो हमेशा ध्यान रखें, जो कस्टमर आपको पसंद करता और जिस कस्टमर को आप पसंद करते हैं, उसी के साथ आपको काम करना है। और ऐसी बात नहीं है कि अचानक से आपको पता चल जाएगा कि कैसा कस्टमर मुझे चाहिए। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कैसा कस्टमर आपको चाहिए। जैसे मेरा जो ड्रीम कस्टमर है वो क्या है कि मैं अभी भी पता कर रहा हूं कि मेरा जो ड्रीम कस्टमर वो कैसा है। तो हाल ही में मुझे पता चला मेरा कस्टमर जो वो रिलीजियस पर्सन है, मेरा कस्टमर जो वो न्यूज बहुत देखता है। तो ये चीजें मुझे अभी पता चल गई हैं, और भी बहुत कुछ है जो कि मुझे पता है अपने ड्रीम कस्टमर के बारे में। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ड्रीम कस्टमर वही मुझे चाहिए, हर कस्टमर के साथ काम नहीं करना मुझे। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि आपका ड्रीम कस्टमर जो है उसके साथ आपको काम करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए मुझे मेरे ड्रीम कस्टमर के लिए फ्री में भी काम करना पड़ा, मुझे दुख नहीं होगा, क्यों? मुझे उसके साथ काम करना बहुत पसंद है। तो मैं ये नहीं कर रहा कि आपको बिल्कुल फ्री में काम करना है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये समझाने के लिए कस्टमर कैसा चाहिए आपको, बिल्कुल ड्रीम कस्टमर, क्योंकि फ्री में भी काम करना पड़े, दुख नहीं हो, जो मुझे पसंद करता हो और जो मुझे पसंद हो, वैसा कस्टमर, ताकि हम खुशी खुशी काम कर सकें और खुशी खुशी एक दूसरे की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें। अदरवाइज कोई सा भी कस्टमर आप अगर ले आएंगे तो सिरदर्दी बन जाएगा आपके लिए, फिर आपको बिजनेस बिजनेस जैसा नहीं लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा बिजनेस में। ड्रीम कस्टमर अगर आएगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा बिजनेस में, उस कस्टमर को भी बहुत मजा आएगा आपके साथ काम करने में। तो खुशी खुशी आप जो है एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ में साथ दे सकते हैं। अब तीसरी चीज है कि आप जो है
अपने ड्रीम कस्टमर से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि एवरी कंपनी इज मीडिया कंपनी। तो आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, और कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए ना कि आदमी का मन खुश हो जाए कि वाह क्या आदमी है। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं उस वक्त SBI म्यूचुअल फंड में काम करता था। बारिश का दिन था, रेनकोट में फ़ोन भर के और मैं चला रहा था बाइक। तो रेनकोट की पॉकेट में पानी भर गया, उसी में फ़ोन था तो फ़ोन में भी पानी भर गया। तो मैंने फ़ोन ठीक करने के लिए दिया। वहाँ जाकर मैंने कहा कि हाँ बाइक चला रहा था, रेनकोट पहना हुआ था, तो रेनकोट की जेब में कब पानी भर गया मुझे पता नहीं चला, वही पानी फ़ोन में घुस गया तो फ़ोन ख़राब हो गया। तो मैंने दे दिया कि इसको आप ठीक करके मुझे दे दीजिएगा। तो वहाँ जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम ठीक करके आपको दे देंगे, कल लेंगे। मैं कहा अच्छा ठीक, कल आके ले लेंगे, लेकिन कल सुबह मुझे चाहिए होगा। तो लोग कहता अच्छा ठीक है सुबह दे देंगे। तो अगले दिन मैं गया, वहाँ पर मैंने पूछा कि हाँ कितना हुआ, तो उन्होंने कहा कि 600 रुपये हुए। तब तक मैं जो सर्विस सेंटर का जो मालिक था वो आया और वो कहते हैं फ्री में दे गया। मैंने फ्री में कैसे, क्योंकि मोबाइल को 1.5 साल हो चुके थे, 1 साल की वारंटी थी इसमें। तो उन्होंने कहा कि वारंटी में करा दे। मैंने कहा हाँ करा दी, 600 रुपये बच जाएंगे यार। बहुत खुशी हुई इस वक्त मुझे। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि यार ये फ्री में क्यों कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सर लोग आते हैं ना तो ऐसे आते हैं कि कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, पानी तो इसमें गया ही नहीं है, और भी बहुत तरह की बातें हैं जो कि लोग बनाते हैं, लोग मानते ही नहीं है। और आप आए और आपने बहुत सीधे सीधे कहा कि हाँ इसमें पानी घुस गया है। तो ऐसा आदमी जो है वो यहाँ बहुत कम ही मिलता है। आदमी आता है कहता नहीं आप ही झूठ बोल रहे हैं, आप ही गलत बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है। आप आए और सीधे बोलो आपने कि हाँ फोन खराब हो गया, पानी घुस गया, ठीक करके दे दीजिए। तो उस आदमी के लिए मैं ड्रीम कस्टमर हूं। और जिस तरह से मैंने कम्युनिकेट किया उसे भी बहुत खुशी हुई उस कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए आदमी का दिल खुश हो जाए। जैसे फिल्मों में क्या होता है कि दिखाया जाता है कि अमीर आदमी मर के गया तो नर्क गया, गरीब आदमी मर के गया तो स्वर्ग गया। क्यों? क्योंकि ड्रीम कस्टमर जो है वो डायरेक्टर को पता है, प्रोड्यूसर को पता है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो अच्छा कम्युनिकेशन ऐसे फिल्म वाले लोग करते हैं। इससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो अरबों रुपये कमा जाता है, यही दिखा के। या फिल्मों में आप देखेंगे कि तो हमारे और आपके जैसे लोग जो हैं हमें विलन की तरफ पेश किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टर को पता है, फिल्म वाले लोगों को पता है कि हमारे जैसे लोग फिल्म देखने में समय जाया नहीं करेंगे। फिल्म देखने में समय जाया वही लोग करेंगे जिनको कि ये लगता है कि अमीर आदमी मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करके वो पैसा कमाया, ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया, उसने बेईमानी करके कमाया है। या फिर अमीर आदमी मरेगा तो नर्क में जाएगा, बहुत पाप किया उसने, तभी तो इतना पैसा है। तो इस तरह से फिल्म वाले लोग कम्युनिकेट करते हैं और अरबों रुपए कमा जाते हैं। तो आपको भी कम्युनिकेशन इतना अच्छा रखना है अपने ड्रीम कस्टमर के हिसाब से कि उसका मन खुश हो जाए। तो मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को हर्ट करने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, मैं रियलिटी कह रहा हूँ। जैसे टीवी सीरियल्स में देखिए हीरोइन जो है मिडिल क्लास लड़की होती है या गरीब घराने की लड़की होती है। क्यों? हमारे जैसे लोगों को हीरो कहीं नहीं दिखाया जाता है। हमारे जैसे लोगों के बारे में हमेशा यही दिखाया जाता है कि पैसा कमाया है तो कुछ गड़बड़ करके कमाया है, ईमानदारी से थोड़ी कमाया है। तो लोगों को बहुत खुशी होती है ये सुन के, तो वही लोग फिल्म देखने जाते हैं। और फिल्म वाले लोग जो अपने आइडियल ड्रीम कस्टमर जो है उसको पहचानते हैं। तो उसी तरह से कम्युनिकेशन रखा जाता है जो कि ऑडियंस को पसंद आए। अब हमारे जैसे लोग जो हैं, हमारे जैसे लोग तो फिल्म देखने जाएंगे नहीं, और हमारे जैसे लोग ये भी जानते हैं कि कस्टमर से कम्युनिकेट कैसे करना है।
तो हमारे जैसे लोग समझते हैं कि हाँ ये जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो पैसा कमा सके। अदरवाइज किसी ने पैसा लगाया है कमा नहीं पाएगा तो कैसे चलेगा। तो कम्युनिकेशन जो है कस्टमर के हिसाब से आपको रखना है। जैसे कस्टमर को पसंद हो वैसे कम्युनिकेट करना है, और जो कस्टमर को पसंद हो वो कम्युनिकेट करना है। इसके बाद बात करते हैं कि व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज डू यू प्रोवाइड टू योर कस्टमर्स, टू योर ड्रीम कस्टमर्स। और आपके कस्टमर जो है उनको और कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस उनको लगता है कि आप उनको प्रोवाइड कराएंगे, और कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस है जो आप अभी प्रोवाइड करा रहे हैं इसके अलावा, और कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस है जो कि आप उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं और आपको कराना चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि कस्टमर जो वो क्या सोच रहा है आपके लिए, कि और कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस है जो कि आप उसे प्रोवाइड कराने वाले। कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है वो आपको पूरा करना है। और एक अहम चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला, फाइंड आउट रेड हॉट मार्केट। हमेशा आपको जो है एक हॉट मार्केट ढूंढना है। इसके बाद प्रोडक्ट से प्यार मत कीजिए, प्यार कीजिए मार्केट से कीजिए। इसके बाद इस हॉट मार्केट को क्या चाहिए वो आपको पता करना है, वो आपको तैयार करना और उसे दे देना है। तो ये 3 चीज आपको याद रखें, रेड हॉट मार्केट एंड लव द मार्केट नॉट द प्रोडक्ट। इसके बाद इसको जो कुछ भी चाहिए वो आप पता करेंगे, वो आप बनाएंगे और इसे दे देंगे। दैट्स ऑल। ये हमेशा आपको 3 चीजें याद रखनी है। इसके बाद 5वीं चीज, आपका बिजनेस जो है ये किस लोकेशन पर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको ये पता करना है कि आपको अपने बिजनेस के लिए जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए वो आप कहाँ से लेंगे। इसकी एक लिस्ट आप पहले से बना के रखें, क्योंकि लास्ट मिनट में अगर कोई चीज़ आप ढूंढने जाते हैं ना तो वो चीज़ बहुत कीमती हो जाती है। सामने वाला समझ जाता है कि इसको चाहिए ही चाहिए, तो कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आप किस आवर में ऑपरेट करेंगे। किस आवर में मतलब कितने बजे से कितने बजे तक आप ऑपरेट करने वाले हैं। और ये चीज़ जो है लोगों को भी पता होनी चाहिए कि कितने बजे से कितने बजे तक आप ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो कि आपके लिए काम करेंगे और उनको आप पे कैसे करेंगे। इसके बाद जो क्रिटिकल टास्क हैं ये आपके लिए कौन कौन करेंगे। अब क्रिटिकल का टास्क जो है वो क्या क्या हुआ, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, बुक कीपिंग, ये क्रिटिकल टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कौन से लोग आपके लिए करेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केटिंग कभी भी आउटसोर्स ना करें, क्योंकि मार्केटिंग फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस इज द बिजनेस। सो बी अ स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है ये सीखिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो बाय डिफॉल्ट आप एक मार्केटर हैं, तो आपको ये चीज समझनी होगी। इसके अलावा आप जो है अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कैसे करेंगे, प्रमोट कैसे करेंगे, ये चीज जो है ये आपको समझना होगा और पहले से तय करके रखना होगा। इसके बाद आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये आपको पता लगा के रखनी होगी। इसके अलावा आपका बिजनेस जो है ये आपके कॉम्पिटिटर से अलग कैसे है। जैसे मेरा बिजनेस क्या है, इसमें सबसे अहम चीज है इंफॉर्मेशन। तो मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटर से इसलिए अलग है क्योंकि मेरा बिजनेस ये है क्योंकि ये इन्फो फिन कंपनी है। या तो कंपनी फिनटेक है या टेक फिन है, मेरी इन्फो फिन है। तो मेरी नीड्स जो है ये बहुत अलग है। तो इन द सेम आपका बिजनेस जो है आपके कॉम्पिटिटर के बिजनेस से अलग कैसे है, ये आपको पता करना होगा। आपके कॉम्पिटिटर जो है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये आपको पता करना होगा। जैसे मेरे कॉम्पिटिटर्स के साथ क्या बात है कि उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत बड़ी टीम है,
उनके पास बहुत वक्त है, उनको अगर जरूरत होगी और पैसा वो ले आएंगे। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात क्या है, मैं कस्टमर सेंट्रिक होकर के काम करता हूँ और मेरे जो ड्रीम कस्टमर्स मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ काम करता हूँ। मेरे लिए मार्केट कैप जो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके लिए मार्केट कैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मेरा ड्रीम कस्टमर जो वो इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे मैं लाइफ टाइम कस्टमर बनाऊंगा वो इम्पोर्टेंट है। इनके लिए मार्केट कैप इम्पोर्टेंट है, इनके लिए डेटा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए कस्टमर इम्पोर्टेंट है। तो आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपके कंपटीटर का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आप उससे कैसे अलग हैं, ये चीज़ें जो है ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो ये थे जनरल बिजनेस क्वेश्चंस जिनका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो अब हम जानेंगे बिजनेस स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो अब तक जो सवाल थे ये हर बिजनेस के लिए जरूरी है, और कोई अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस जो है आपका उसमें ये जनरल बिजनेस क्वेश्चंस फिट नहीं आते हैं तो उसे आप छोड़ देंगे। तो हम बात करने वाले स्पेसिफिक बिजनेस क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहले रिटेल सेगमेंट जो उसकी बात कर लें। तो सबसे पहला इसमें सवाल है, हाउ विल आई कीप एब्रेस्ट ऑफ फैशन एंड टेस्ट इन माई फील्ड। मतलब जो भी लेटेस्ट फैशन है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग चीजें हैं, उस हिसाब से कैसे आप चलाएंगे अपने बिजनेस को। इसके बाद, डज माई लोकेशन हैव इनफ ड्राइव और वॉक बाय ट्रैफिक टू सपोर्ट माई बिजनेस, और मस्ट आई रिलाई ऑन हैवी एडवर्टाइजिंग फॉर सेल्स। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। और रिटेल बिजनेस में ये रिस्क एलिमिनेशन का काम कर सकता है, खास तौर पर अगर छोटा सा बिजनेस आपका है, कहीं लोकल बिजनेस है। तो होता क्या है, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मार्केट। तो मार्केट आपको पहचानना आना चाहिए। अब होता क्या है, मान लीजिए कोई पेड़े का मार्केट है, मतलब पेड़ा बेचने वाला जो बायर है वो वहां पर बैठा है, और पेड़ा खरीदने वाला जो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मार्केट। तो इसमें होता क्या है कि बेचने वाला आदमी जो मार्केट में सामान लेकर बेचा है, और जो खरीदने वाला आदमी जो बायर है, जो कस्टमर है, वो उस मार्केट में जाता है, पे करता है, और वो प्रोडक्ट और सर्विस ले लेता है। तो इसे हम कहते हैं मार्केट। तो आपके आसपास आपको पहचान के रखना होगा कि मार्केट कौन सा है। जैसे हमारे यहाँ देवघर में पेड़ा गली बहुत मशहूर है, कोई भी आदमी पूछे कि पेड़ा कहाँ लेना, बस पेड़ा गली, तो वो एक मार्केट है जहाँ पेड़ा लेकर के लोग बैठे हैं, और आदमी जो है पैसा लेकर के वहां जाता है और वहां पर पे करता है, पेड़ा लेता है, चला आता है। उसी तरह आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है कपड़ों का मार्केट दिखेगा, आपको जो है जनरल स्टोर का मार्केट दिखेगा, आपको जो है नाश्ता जो है, नाश्ते की दुकान, उसका मार्केट आपको दिखेगा। बहुत ध्यान से देखेंगे अगर आप तो आपको पहचान के रखना है कि कौन सा लोकेशन है जहां पर वो लोग आते हैं और वो चीजें खरीदते हैं जो कि आप सेल करते हैं। तो बायर जहां भी जाएगा पैसा लेकर के, वहां अगर आप मौजूद रहेंगे पहले से, तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगा। ट्रैफिक से कोई मतलब नहीं, बायर से मतलब है। बायर हमेशा मार्केट जाता है। हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। तो अगर हमें कपड़े खरीदने होते हैं तो कपड़े के मार्केट जाते हैं, अगर हमें फल खरीदने होते हैं फल का मार्केट जाते हैं, अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाले मार्केट में जाते हैं। तो इसका उल्टा सोचिए, अगर आपको फल बेचना है तो फल वाला जो मार्केट है वहां आपको होना चाहिए। अगर आपको सब्जी बेचनी है तो सब्जी बेचने वाला जो मार्केट है वहां आपको होना चाहिए। अगर आपको कपड़े बेचने हैं तो कपड़े बेचने वाला जो मार्केट है आपको वहां होना पड़ेगा। तो जब तक आपने अपना मार्केट नहीं बनाया तब तक आपको ये पता करना मार्केट कहां पर है। तो आपका बिजनेस जो है, और भी फैक्टर्स हैं जिससे इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन आपका बिजनेस जो है इसको आगे बढ़ाने में आपको बहुत आसानी होगी इससे। अगर आप ये समझ जाएंगे कि बायर कहां जा रहा है, बायर कहां जा रहा है, मार्केट, तो आपको मार्केट में होना चाहिए। और जहां बहुत सारा ट्रैफिक है वहां पर आप खोलेंगे अपनी दुकान, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो बायर नहीं है।
अभी पिछली होली में क्या हुआ कि किसी आदमी ने, मेरे घर के नज़दीक में एक जगह है, एक चौक है जहाँ की बहुत सारे लोग गुजरते हैं, वहाँ पर खिलौनों की दुकान खोली। 8 दिन 10 दिन उसने वो दुकान वहाँ रखी, उसके बाद वो उठा के कहीं और चला गया। मतलब दुकान भी नहीं थी, सड़क के किनारे खिलौने लगा के अब बैठा रहता था कि कोई आएगा खरीदेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गुजरते हैं। तो 8 दिन 10 दिन बाद जो उसने दुकान उठा दी। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रैफिक तो बहुत था, लेकिन लोग बहुत गुजरते थे, लेकिन खरीदने वाले लोग नहीं गुजरते थे। अगर उसने खिलौने की जो मार्केट है उसको पहचान लिया होता और वहीं पर अपनी दुकान खोलता, तो उसका जो भी खिलौना है वो बहुत आराम से बिक जाता। क्यों? क्योंकि बायर जो वो पैसा लेके वहां पर जाता है कि हमें जो है बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं। अभी कुछ वक्त पहले मैं अपने भतीजे के लिए खिलौने खरीदने गया, तो कहाँ गया? मार्केट, खिलौनों का मार्केट जहां पर, वहां पर। तो वहां पर जो चीजें मुझे चाहिए थी वो पसंद नहीं आई, मतलब जो मुझे चाहिए था वो वहां पर नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं गया कहीं और। तो मान लीजिए मैंने हो सकता है कि मैं वहां से खिलौने लेके नहीं आया, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि खिलौने लेने के लिए वहां जाते हैं जहां खिलौनों का मार्केट है। आप सब्जी लेने के लिए कहां जाते हैं? जहां सब्जी का मार्केट है। तो मार्केट आपको समझना पड़ेगा कि आदमी जो है वो पैसा ले करके सामान खरीदने कहां जाता है। जैसे ही ये आप समझ गए, आपका बिजनेस जो है इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इवन अपने आस पास आप देखेंगे तो बैंक सारे एक लाइन में होंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी सारी एक लाइन में होंगी। तो इस तरह से जो आपको समझना पड़ेगा कि बायर कहां पर जाता है, वहीं पर आपको रहना चाहिए। तो जहां पर बायर और सेलर एक्सचेंज कर देते हैं कमोडिटी को करेंसी से, उसे हम कहते हैं, उस जगह को हम कहते हैं मार्केट। तो आपको जो ये समझना पड़ेगा कि बायर जो है वो कहां पे मिलेगा, उसी जगह पर आप रहेंगे तो जो है आपका सामान बिकेगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन पैसा लेकर नहीं आएंगे क्योंकि उनको कुछ खरीदना है। तो फिर क्या फायदा उस जगह पर दुकान खोल करके? पैसा भी लगा और कोई फायदा भी नहीं हुआ, फिर क्या फायदा? इसके बाद मान लीजिए कि आपका जो है रिटेल ही आप कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑनलाइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज करना पड़ेगा उसे। इसके बाद आपको तय करना है कि बेहतर क्या है। किसी शॉपिंग सेंटर में अपनी दुकान जो है उसे शुरू करना, जहां पर कि रेंट हाई होगा, ऑपरेशन जो है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। या फिर एक सेपरेट लोकेशन में जहाँ की कम ही खर्च में आपका काम जो वो शुरू हो जाए। लेकिन ऐसी लोकेशन में जो है लोग भी कम आएंगे। कम आएंगे क्या, बहुत सारे लोग भी आएंगे लेकिन बायर नहीं आएगा, तो क्या फायदा? तो आपको समझना होगा कि बायर कहाँ मिलेगा। इसके बाद जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्वेंट्री आपको किस हिसाब से लेनी पड़ेगी। मतलब आपको कितनी सेल एक्सपेक्टेड है कि जनरेट होने वाली है, और उस हिसाब से आपको कितनी इन्वेंट्री जो है वो रखनी पड़ेगी। क्योंकि कस्टमर को आप ये नहीं कर सकते कि कस्टमर आया है तो हाँ ठीक है, हम जो अगले हफ्ते मंगा के आपको देंगे। बहुत कम कस्टमर होते हैं ऐसे जो कि इंतजार करेंगे। इवन अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी करेंगे तो कस्टमर को क्या चाहिए, जल्दी से पहुंचा दो, या कैश ऑन डिलीवरी भी अगर वो करेगा तो भी जल्दी से ला के दे दो। तो इस हिसाब से इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन करनी होती है, तो कितनी आप करेंगे। इसके बाद बात करते हैं होलसेल की। तो होलसेल में जरूरी चीज क्या है कि कौन सा प्रोडक्ट लाइन जो है उसकी इन्वेंट्री आपको रखनी है। और जो है जरूरत के हिसाब से जो है कौन सी इन्वेंट्री आप ऑर्डर करेंगे।
दूसरा सवाल है, आप अपने कस्टमर को क्रेडिट पर देंगे या कैश में देंगे? तो जाहिर सा बात है, कैश में देना ज्यादा अच्छा रहता है। तो कैश में देना ज्यादा अच्छा रहता है। तो कैश में डील करें तो बेहतर है, क्योंकि रोटेशन जो उस पर असर पड़ता है, क्योंकि आपने किसी को कोई दे दिया, भले ही मार्जिन कम मिले लेकिन कैश में मिले तो ज्यादा बेहतर है। और कोई अगर बहुत अच्छा ग्राहक है जो 100% आपको दे ही देगा, उसको अगर आप क्रेडिट देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कैश ही आप ले लें, मार्जिन कम रखें, कोई बात नहीं, कैश में काम करें। इसके अलावा जो है, आर देयर एनी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप अवेलेबल टू मी? मतलब कोई प्रोडक्ट है, उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है कि झारखंड में जो है सिर्फ आप ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या कोई सिटी स्पेसिफिक में आप ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा आपको मिल सकता है क्या? तो क्या होगा कि उस स्पेसिफिक एरिया में कंपटीशन कोई नहीं देगा आपको उस प्रोडक्ट के लिए, मतलब उस कंपनी के उस प्रोडक्ट के लिए कोई कंपटीशन नहीं देगा, तो थोड़ा सा आराम होता है उससे। इसके बाद बात करते कि क्या सारा प्रोडक्ट जो है उसको आपको मार्केट करने का जरूरत होता है, या फिर जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका मार्केटिंग का कोई प्रोग्राम है जिससे आपको बेनिफिट होगा? तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है मार्केट करना है। इवन अगर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट कर भी रहा है तो भी आपको अपनी तरफ से भी मार्केट करना है, क्योंकि किसी या भी प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केटिंग में पैसा है, बाकी सब कॉस्ट है। तो आपको जो है मार्केटिंग करनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं सर्विस में। तो जो भी स्किल आपके अंदर है, मार्केट में कोई और है जो कि आपसे बेहतर है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे बेहतर कोई है मार्केट में जो स्किल आप प्रोवाइड कराते हैं, उस स्किल में कोई है जो कि आपसे भी बहुत अच्छा है, मतलब आपसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है आपके फील्ड में? कोई ऐसा इंसान है क्या, या कोई ऐसी कंपनी है क्या? दूसरा सवाल यह है कि क्या आप अपनी सर्विस जो है ये लोगों को बेच भी सकते हैं और साथ ही साथ परफॉर्म भी कर सकते हैं क्या? अब मतलब क्या हुआ, सो मैं बताता हूं। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, वो क्या करती है, सॉफ्टवेयर आपको दे देती है कि चलो ठीक है, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर मान लीजिए, उसने आपको दे दिया, अब आप अपने से कीजिए, या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसने आपको दे दिया, आप अपने से कीजिए। दूसरी चीज है कि वो वीडियो बना के आपको देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या सर्विस देने के अलावा उसको आप खुद परफॉर्म भी कर सकते हैं? तो जाहिर सा बात है उसमें चार्जेस ज्यादा होंगे अगर आप परफॉर्म करेंगे तो। इसके बाद जो है आपको जो भी करना है वो कैश में करना है, हमेशा याद रखना है। जो भी काम करें कैश में करें, काम किया पैसा ले लिया, या हो सके तो पैसा ले लीजिए फिर काम कीजिए। दैट इज फार फार बेटर कि आप उससे पहले पैसा ले लीजिए फिर काम कीजिए। तो कस्टमर जो है उसी के पैसे से उसका काम करके उसको आपने दे दिया, तो आपको अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ा, प्लस रोटेशन जो वो तो चल ही रहा है, जो प्रॉफिट है आपने कमा ही लिया। काम कर देने के बाद क्या होता है ना कि उसकी जरूरत पूरी होगी, पता नहीं वो पैसा देगा या देर करेगा या आगे पीछे देगा, जो भी हो बहुत अच्छा रहता है अगर एडवांस में पैसा लेकर के आप काम कर सकें तो। इसके बाद बात करते हैं सर्विस बिजनेस में कि कस्टमर्स जो उनकी लिस्ट आपके पास पहले से है या आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो क्योंकि एक्सेलॉन्स जो है ये भी सर्विस कंपनी है और कोई कस्टमर बेस इसका था नहीं, तो शुरू से शुरू करना पड़ा है मुझे।
और मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी में शुरू करूंगा और एक्सेलेंस में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उनको मैं पिच करूंगा, तो कुछ कस्टमर्स होंगे जो जिनको की जरूरत होगी वो ले लेंगे। तो दूसरा केस में क्या हुआ, जब दूसरी कंपनी मैंने शुरू की तब कस्टमर बेस मेरे पास था, तो बिल्कुल कोल्ड से शुरू नहीं करना पड़ा, एटलीस्ट इनिशियल थ्रस्ट जो वो मिल गया। अदरवाइज एक्सेलेंस जैसे मैंने शुरू किया, इससे पहले कोई कस्टमर वगैरह मेरे थे नहीं, तो शुरू से शुरू करना पड़ा, बिल्कुल कोल्ड ऑडियंस जो है वहां से मुझे शुरू करना पड़ा है। इसके अलावा क्या किसी और के साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं या फिर आपको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, जब आप शुरू करेंगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा, लेकिन जब आपका बिजनेस जो है वो चल पड़ेगा, लोगों को जो है कुछ प्रूफ मिल जाएगा मार्केट को कि हाँ आप इस काम को या इस स्किल को या इस सर्विस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं, क्योंकि लोगों को फील होता है सेफ्टी नेट उसके बाद कि ये आदमी इस काम को इतने लंबे समय से कर रहा है, तो ये सेफ ही होगा, ठीक ही होगा। जैसे एक्सेलेंस को भी लगभग कुछ ही महीनों में 4 साल हो जाएंगे, तो 4 साल हो गए मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है ये कंपनी रहेगी, सरवाइव करेगी, तो 4 साल से चल रहा है। लेकिन जो कंपनी 4 महीने पहले शुरू हुई है, भगवान जाने रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बहुत केसेस में होता है कि लोग हेजिटेट करते हैं, पता नहीं यार ये कंपनी रहेगी, ये नहीं रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके बाद जब आप मार्केट को प्रूफ कर देते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ के काम करने को तैयार हो जाते हैं। जो लोगों को पता होता है कि हाँ ये आदमी जो है बिजनेस उसको आता है, बढ़िया पेशेवर बिजनेसमैन है, तो फिर लोग आपके साथ काम करने को तैयार हो जाते खुशी खुशी। अदरवाइज जो नए लोग होते हैं ना, नए लोगों को सीखने समझने में वक्त लगता है, इसलिए लोग जो है थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि उनके साथ काम करें या नहीं करें। और ये बात लोगों को शायद पता नहीं है कि एक्सपीरियंस इज हैंडीकैप्ड। आदमी को जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो वो बहुत अलग तरह से बिहेव करता है। और नए लोग जो ये बहुत अच्छे होते हैं, हालांकि इनको सीखने समझने में वक्त लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग में आपको सबसे पहली चीज जो जाननी है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में आपका कोई टॉक्सिक या कोई पॉल्यूटिंग मटेरियल तो नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा है तो उससे आप डील कैसे करेंगे, और कौन सी अथॉरिटी है जो कि इस चीज को हैंडल करती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जहां भी आप बिजनेस करेंगे वहां एफोर्डेबल स्किल्ड लेबर है क्या, क्योंकि जहां भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वहां चीप लेबर जो है वो चाहिए। जैसे भारत में भी क्या हो रहा है कि तो अगर चीप लेबर अवेलेबल नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विसेज जो उसकी प्राइसिंग जो है ये बढ़ जाती है। तो इसीलिए जहां भी चीप लेबर अवेलेबल होता है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होती है, क्योंकि ये लेबर इंसेंटिव बिजनेस है। हालांकि आने वाले समय में हो सकता है कि रोबोट जो है वो जगह ले ले इंसान की, तो आने वाले समय में क्या होगा किसने देखा है। अभी प्रेजेंट में यही बात है कि ह्यूमन इंसेंटिव बिजनेस है ये, बहुत सारे लेबर चाहिए आपको प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। तो वो लेबर जो है लोकल मार्केट में अगर आपको मिले तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद क्या आपको एक प्रोडक्ट बनानी है, इसके बाद आपको यह तय करना है कि क्या आप इन्वेंट्री के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे या एज पर ऑर्डर।
दोनों ही चीज़ें हो सकती है। आपकी पाइपलाइन बनी हुई है तो आप जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं और रेगुलर सेल जो है वो जनरेट करते रहते हैं। ये प्रोडक्ट जो आपके पास से इन्वेंट्री से जो है वो निकलती रहती है। दूसरा है कोई आपको ऑर्डर दे दे, आप ऑर्डर ले लें, बना के फिर उसको सप्लाई कर दें। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आप क्या एक प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आपको तय करना है। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा शुरुआत में एक ही प्रोडक्ट जो है वो बनाएं। वो भी मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में बहुत टफ है, उसमें भी बहुत दिक्कतें आएंगी आपको। इसके बाद बात करते हैं कि अगर छोटे लेवल पर आपका मैन्युफैक्चरिंग सक्सेसफुल हो जाता है तो आप क्या करेंगे। अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को किसी बड़ी कंपनी को बेच देंगे या फिर आप कॉम्पीट करेंगे और बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। इसके बाद बात करते हैं कि आपको ये जानना होगा कि आपका कंपटीशन किसके साथ है, जो छोटी कंपनियां उनके साथ या जो बिग बिजनेसेस हैं उनके साथ। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में जब आप प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो जब पूरा हो जाएगा उसे आप मार्केट में सेल करेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये आपको पहले कंफर्म करना है कि कितना आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है कॉस्ट। आपका प्रोजेक्ट जो उसको पूरा करने में आपको कॉस्ट कितना लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि असली फायदा जो है वो लागत में ही है। यहीं पर फायदा या नुकसान आपका तय होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना कॉस्ट है, और अगर आपने जितना एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो दूसरा चीज भी आपको पता होना चाहिए कि बैकअप प्लान आपका क्या होगा। तीसरी चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, कि आपको जो है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगेगा, मतलब टर्न अराउंड टाइम, टैट कितना होगा उसका। और अगर उससे ज्यादा समय लग गया तो क्या होगा। तो ये चीज आपको पहले से सोच समझ के रखनी है, जिससे कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, और दिक्कत हो तो सॉल्यूशन आपके पास पहले से मौजूद हो। जाहिर सी बात है अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा देर से तो वो बिकेगा भी देरी से। तो इस चीज को आपको कैलकुलेट करके चलना है। अगर आप कमिटेड है कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो द फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे।